mass linear momentum collision का numerical 51. Consider the situation of the previous problem. Suppose each of the block is pulled by constant force F instead of any impulse. Find the maximum elongation that the spring will suffer and distance is moved by two blocks in the process. तो ये सिस्टम दी है और इसमें दो मासेस अलग अलग हो गए M1 और M2 और फोर्स लगा है सेम इक्वल फोर्स लगा है दोनों साइड में. इस फोर्स के कारण ए इस डायरेक्शन में और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में इलोंगेट होगा, मूव होगा और इस मूव होने के कारण ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी. स्प्रिंग का कुछ इलोंगेशन होगा. अब कितना इलोंगेशन होगा तो दोनों भी अलग अलग मूव हो गए क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है लेकिन फोर्स सेम है लेकिन मास अलग अलग है. तो सपोज ये यहाँ से यहाँ पे इस डायरेक्शन में कुछ इतना मूव हो गया x1, ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ x1 और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हुआ x2. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में तो कुछ उसका चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने फोर्सेस लगाए ये फोर्सेस के कारण स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ये इंटरनल फोर्स आ रहा है और इंटरनल फोर्स के कारण इसका ऑसिलेशन होगा. मतलब सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं होगा. तो इस केस में इसका एक मास और इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रहेगा दूसरा मास और उसका डिस्प्लेसमेंट. इनकी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी सेंटर ऑफ मास से. ये डिस्टेंस x1 और x2 है. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x1 और x2 तो क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट है m1 और m2 का. टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस साइड में x1 और इस साइड में x2. तो ये होगा x1 प्लस x2, ये आएगा समथिंग x. अब हमें फाइंड करना है, उन्होंने बोला है कि हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो. मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 हुआ, तो x1 और x2 फाइंड करना है. तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक चाहिए. तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है कि एक x1 चाहिए. तो हम इसमें से x1 गायब करेंगे. कैसे? x1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम x1 इज इक्वल टू इस साइड में चला जाएगा तो x माइनस x2 और ये x1 यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रॉम यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा m1 और x1 कितना है x माइनस x2 इज इक्वल टू m2 और ये x2. तो हमें ए यहाँ से x2 मिल रहा है कितना ए m1x माइनस m1x2 इज इक्वल टू m2x2. इस साइड में भेज देते हैं इसे. तो ये प्लस m1x2 प्लस m1x2, x2 को लिया ब्रैकेट के बाहर तो ये आ रहा है m1x इज इक्वल टू, इसे ब्रैकेट में ले लिया, ब्रैकेट के बाहर लिया x2 तो ये आया m1 प्लस m2 और ये ब्रैकेट हमें x2 चाहिए तो ये इससे डिवाइड होगा. तो यहाँ पे आ रहा है x2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 और ये x. इस तरह से x2 आ जाएगा. इसे 3 इक्वेशन देते हैं. उसी तरह से क्या कर सकते हैं हम यहाँ से x2 फाइंड कर सकते हैं और x2 इज इक्वल टू क्या आएगा x1 इधर चला जाएगा x माइनस x1. तो फ्रॉम 1 मतलब यहाँ से फ्रॉम 1 अगेन क्या m1 यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है x2 इज इक्वल टू तो m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 क्या x माइनस x1. अब हमें फाइंड करना है x2 x1 तो ये m1 x1 इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1. तो ये इस साइड में ले लेते तो m1 x1 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x1 कॉमन ले लेते हैं तो ये x1 कॉमन ले लिया तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा m2, ये डिवाइड करते वहां पे जाके m1 प्लस m2 और ये आ गया x. तो इक्वेशन ये 4. इस तरह से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड की हमने. लेकिन ये x के फॉर्म में m1 m2 है तो नॉन टर्म्स है, ये नॉन टर्म्स है. लेकिन ये x क्या है ये हमने ले लिया कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट ये x1 इतना डिस्प्लेस हो गया, ये x2 इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने x1 प्लस x2 को लिखा x के फॉर्म में. अब x1 ही पता नहीं तो ये x पता नहीं होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट x पता नहीं होगा. तो
तो x1 को हम x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? x तो अननोन ही है, फिर अगर x1 बताना है हमें, x2 बताना है, तो x1 और x2 पता नहीं है, तो उनसे मिलने वाला x कैसे पता होगा? तो ये x अननोन है, तो इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी नॉन टर्म में। x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो x की वैल्यू अभी फाइंड कैसे करते हैं? तो ये x मतलब ये इलोंगेशन जो आ गया है, ये इलोंगेशन किसके कारण आ गया? मतलब ये स्ट्रिंग जो इलोंगेट हो गई किसके कारण आ गई? क्योंकि हमें F फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स अप्लाई किया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने कुछ वर्क किया एक ब्लॉक पर, हमने कुछ वर्क किया ऑन m1 प्लस इस ब्लॉक पर और इस ब्लॉक पर वर्क ऑन m2 किया, इसके कारण इलोंगेशन मिल गया हमें। और ये यहाँ पर वर्क प्लस वर्क जो होगा वो कन्वर्ट वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमें कुछ एनर्जी मिल गई। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी? स्प्रिंग की एनर्जी मतलब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने पहले ही तय किया कि ये सब न्यूमेरिकल में हमने दो प्रिंसिपल यूज करेंगे, एक तो मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन और दूसरा मतलब या ये इक्वेशन, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो एक ही है। तो इस तरह से ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो वर्क ऑन m1 कितना होगा? फोर्स इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस ये कितना होगा? फोर्स इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट। और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/2 k x1 स्क्वायर प्लस k x2 स्क्वायर, मतलब 1/2 k। इलोंगेशन कितना होगा? x1 प्लस x2 स्क्वायर, x1 प्लस x2 स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 क्या लिखा है हमने? x, x1 प्लस x2 क्या लिखा है? x। तो इसे x वैल्यू लिख देते, ये f कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा? f x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये भी था इधर, x1 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 k x1 प्लस x2 का स्क्वायर। ये एक के लिए चला गया और ये लिखा हमने x के फॉर्म में, तो ये 2 इधर आ गया, f डिवाइड हो गया और k भी डिवाइड हुआ, तो इतना आया x, इतना आया x। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो x1 मिल रहा है हमें, x1 मिल रहा है इधर, x की जगह पे लिखते हैं 2f/k, और ये x2 मिल रहा है यहाँ पे 2f/k। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा मास m1 और m2 का।